किरण जी की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब उनका बेटा छोटा था, तभी उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण उन्होंने बहुत दुख झेले। धीरे धीरे उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हुआ। किरण जी ने उसकी शादी कर दी। उसकी शादी के 1 साल बाद ही उनके घर में उनकी बहू को बेटा हुआ। अब किरण जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब वे दादी बन चुकी थी, जिसके कारण उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। किरण जी का बेटा बैंक में कर्मचारी था। उन लोगों की जिंदगी बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी। उनके घर में सुख सुविधा शांति व्याप्त थी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन किरण जी का बेटा और उनकी बहू रेखा काम के सिलसिले से शिमला गए हुए थे। जब वह वहां से लौटकर आ रहे थे, तो उनकी कार डिसबैलेंस होकर खाई में जा गिरी, जिससे उनकी मौत हो गई। उस समय किरण जी का पोता 2 साल का था, इसलिए उनके बेटे बहू ने उसे अपने साथ ले जाना जरूरी नहीं समझा। जब यह खबर उनको पता चली, तो वह बेहोश होकर गिर गई, लेकिन उन्होंने अपने पोते के खातिर हिम्मत बांधी और जिंदगी जीनी फिर से शुरू कर दी। आज उनका पोता बड़ा हो गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा, और कुछ समय बाद घर में पोते के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे, जिससे किरण जी ने अपने पोते की शादी एक रूबी नाम की लड़की से कर दी थी। जब वह घर में बहू बनकर आई, तो किरण जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बहू भी उन्हें अपनी दादी से भी ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब वह घर से बाहर निकलने लगी, बहुत सी औरतों के साथ उसका उठना बैठना हो गया, तो उसकी कई सहेलियां अपने सास ससुर से दूर अकेली रहती थी, तो कुछ ने वृद्धाश्रम भेज दिया था और अपना जीवन मस्त गुजार रही थी। यह देखकर रूबी के मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अपनी दादी सास को किसी वृद्धाश्रम में भेजकर अपनी ज़िंदगी बिना टेंशन की गुजारूं। इसी कारण वह आए दिन अपनी दादी सास से झगड़ा किया करती थी, ताना मारा करती थी। वह जो भी काम करती वो उसे समझ में नहीं आता। एक दिन की बात थी, सुबह किरण जी कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। रसोई घर में लगातार खटपट की आवाज़ें आ रही थी। यह आवाज़ उनके पोता बहू के कमरे में भी जा रही थी। तभी उनके पोते आर्य की नींद खुली और अपनी पत्नी रूबी से बोला, अरे इतनी सुबह सुबह दादी रसोई घर में क्या कर रही है, देखता हूँ, कहते हुए जैसे ही बाहर जाने लगा। तभी रूबी बोली, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब अपनी नींद हराम कर रहे हो। तुम्हारी दादी अपने पीने के लिए पानी गर्म कर रही होगी और इस चक्कर में हमारी नींद खराब कर देती है। मैंने कितनी बार कहा है कि सोने से पहले दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया करो। सारी नींद खराब कर दी। कोई काम धंधा तो है नहीं सिवा खटर पटर करने के। घर का काम करते समय तो उनके घुटनों में दर्द होता है, लेकिन सुबह सुबह तैयार होकर टहलने के लिए निकल जाती है। यहाँ हमें नींद आए या ना आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, ऊपर से चैन की नींद भी नहीं सोने देती हैं। ऐसा कहते हुए रूबी ने अपनी दादी सास को कोसना शुरू कर दिया। तभी आर्या ने कहा, अरे तुम भी जानती हो कि दादी के पैरों में दिक्कत है, इसी के चलते डॉक्टर ने उनको टहलने की सलाह दी है। और वैसे भी घर में इतना भी काम नहीं होता जितना तुम बोलती रहती हो। तुम्हें सिर्फ घर का ही तो काम होता है, उसमें भी काम वाली बाई आती है, और बर्तन व कपड़े धोने के लिए तुमने अलग बाई लगा रखी है। सिर्फ खाना पकाने का काम होता है, और उसमें भी दादी तुम्हारी मदद कर देती है। सब्जियों को छीलने काटने जैसे काम तुम्हें करने ही नहीं पड़ते। फिर भी ना जाने क्यों तुम पूरा दिन काम काम की रट लगाए रखती हो। रूबी बोली, तुम तो खा पीकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हो। यहाँ पीछे घर का इतना सारा काम होता है, जिसे करते करते मेरी तो कमर टूट जाती है। और दादी सास का तो तुम जानते ही हो, शाम को भी घर पर कहाँ बैठती है, सहेलियों के साथ भजन कीर्तन करने मंदिर चली जाती है। घर पर तो उनका दिल ही नहीं लगता। अरे जब उन्हें घर पर रहना पसंद ही नहीं है, तो उन्हें वृद्ध आश्रम ही भेज दो। तुम्हारी दादी को भी चैन मिल जाएगा और मुझे भी। तभी आर्य गुस्से में बोला, रूबी आज तो तुमने यह बात कह दी है, लेकिन आइंदा कभी इस बात को दोहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला होने के कारण किरण जी के कानों तक सारी आवाज़ जा रही थी। बहू के विचारों को जानकर उनके दिल को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहना ही उचित समझा और मंदिर चली गई। अगले दिन रूबी तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल रही थी। तभी किरण जी बहू से बोली, बहू मेरा चश्मा टूट गया है। अब आर्य से क्या कहूँ, वो तो सुबह ही ऑफिस चला जाता है और शाम को घर लौटता है। तुम बाजार जा रही हो तो मेरा चश्मा ही बनवा लाना। रूबी बोली, दादी इस महीने खर्च बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे भी अपनी सहेली की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए अभी टूटे चश्मे से ही काम चला लो। और वैसे भी आपको कौन सा ऑफिस का काम करना होता है जो चश्मे के बिना आप नहीं कर पाएंगी। अगले महीने में आपका चश्मा बनवा दूंगी। तो किरण जी बोली, ठीक है बहू, और कहकर वहाँ से चली गई। एक दिन उनका परपोता उनके कमरे में बैठकर खेल रहा था। उसने पानी मांगा तो किरण जी किचन में पानी लेने चली गई। बिना चश्मे के उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनका हाथ कांच के बर्तन से टकराया और वह नीचे गिरकर टूट गया। रूबी आवाज़ सुनकर गुस्से में दमदमाती हुई किचन में आई। फर्श पर देखा तो कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा था। देखते ही रूबी बोली, भगवान ने दो दो आंखें दी है, देखकर काम नहीं कर सकती क्या आप। मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया, मालूम भी है यह मुंबई से लाए थे, बिना मतलब इतना नुकसान कर दिया। रूबी की आवाज़ सुनते ही आर्य बाहर आया और बोला, क्या हुआ? देखो ना, तुम्हारी दादी ने मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। तभी आर्य ने कहा, अरे गलती से टूट गया होगा, उसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है। बिना बात के बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तभी आर्य ने अपनी दादी की ओर देखा तो बोला, अरे दादी, आपका चश्मा कहाँ है? बेटा, वो मेरा चश्मा अभी। किरण जी बोल ही रही थी कि रूबी बोली, भगवान जाने कौन सी दुनिया में घूमती रहती है तुम्हारी दादी, बिना मतलब मेरा नुकसान कर दिया। और बड़बड़ाते हुए रूबी अपने कमरे में चली गई। किरण जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या किया था जो उनकी बहू उन पर इतना बरस पड़ी। दरअसल रूबी पर अपनी सहेलियों का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। उसकी अधिकांश सहेलियां सास ससुर से अलग होकर अपनी अलग गृहस्थी बसा चुकी थी, या फिर उन्हें वृद्धाश्रम भेजकर उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन बिता रही थी। उनकी देखा देखी ही रूबी पर भी अपनी दादी सास को वृद्धाश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था। अक्सर रूबी फ़ोन पर ही बातें किया करती थी। कभी अपनी सहेलियों के साथ अपनी दादी सास की बुराई करती तो कभी माँ के साथ घर का सारा हाल चाल बांटती। एक दिन जब रूबी अपने घर की सारी बातें अपनी माँ को बता रही थी तो उसकी कुछ बातें किरण जी के कानों में पड़ी। थोड़ी देर बाद वह बहू के पास आई और बोली, बहू, अपने ससुराल की सारी बातें मायके में बताना अच्छी बात नहीं है। इतना सुनने की देर थी कि रूबी एकदम भड़क गई और चिल्लाते हुए बोली, दादी जी, आपको भी इतनी भी तमीज़ नहीं है कि छिपकर किसी की बातें नहीं सुना करते। अपनी बहू की जासूसी करते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई। रूबी के इस तरह के व्यवहार से किरण जी एकदम हैरान रह गई, लेकिन कहती भी तो किससे। वह अपने पोते को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपमान का घूंट पीकर सहन कर गई। लेकिन रूबी चुप रहने वाली नहीं थी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही आर्य कमरे में आया, उसने फिर से वही ड्रामा शुरू कर दिया। आर्य, तुम्हारी दादी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। यह हर समय मेरी जासूसी करती रहती है। तुमसे कितनी बार कहा है इनको वृद्ध आश्रम भेज दो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। रूबी, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो कि मैं अपनी दादी माँ को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा। तुम नहीं जानती कि मेरी दादी माँ ने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं। मैं केवल 2 साल का था जब मेरी मम्मी पापा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मेरी दादी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया है, और आज जब उन्हें बुढ़ापे में मेरी ज़रूरत है तो तुम कहती हो कि मैं उन्हें वृद्धाश्रम भेज दूं। ऐसा कभी नहीं होगा रूबी। मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी दादी को कभी नहीं। आर्य की बातें सुनकर रूबी चुप हो गई और उसके बाद कई दिनों तक घर में शांति रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, रूबी का वही राग फिर से शुरू हो गया। आर्य उसकी इस हरकत से काफ़ी हद तक परेशान हो चुका था। एक दिन रूबी ने अपने घर पर अपनी सारी सहेलियों को बुलाया
और अपनी दादी सास से कहा, आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही है। आप नाश्ता बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आज आप उनके लिए नाश्ता बना देना। किरण जी के घुटनों में दर्द था, लेकिन फिर भी बहू की बात मानकर दोपहर से ही तैयारी में जुट गई। उनके हाथ के बने खाने में इतना स्वाद होता था कि बड़े बड़े होटल का स्वाद भी उनके आगे फीका हो जाए। रूबी की सहेलियों के आने से पहले किरण जी लगभग सारे व्यंजन बना चुकी थी। बहू, जब तुम्हारी सहेलियां आएंगी तो मैं चाय बना दूंगी। उसी समय दरवाजे की बेल बजी तो रूबी ने कहा, आप चाय बना लो, मेरी सहेलियां आ गई है। यह कहकर रूबी चाय की पत्ती के साथ चीनी की बजाय नमक का डिब्बा किरण जी के हाथों में पकड़ाकर दरवाज़ा खोलने चली गई। नज़र कमज़ोर और चश्मा न होने के कारण किरण जी को भी नमक और शक्कर में फ़र्क समझ नहीं आया और उन्होंने चाय में नमक डाल दिया। तभी रूबी अपनी सहेलियों को अंदर लेकर आई और उनके साथ बातें करने लगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रूबी सबके लिए रसोई घर से नाश्ता लेकर आई तो उसे ऐसे दिखा रही थी मानो सारा नाश्ता उसी ने ही बनाया हो। उसकी सारी सहेलियां नाश्ते का आनंद लेने लगी और खाते हुए उनमें से एक सहेली बोली, यह नाश्ता तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है रूबी। तभी दो सहेली बोली, हाँ यार, इतने स्वादिष्ट पकोड़े मैंने आज तक नहीं खाए। कहाँ से सीखा तुमने यह सब बनाना? इससे पहले कि किरण जी कुछ कहती तभी रूबी बोली, अरे यार, यूट्यूब पर देखकर मैं सब कुछ सीख गई हूँ। तुम बस नाश्ते का मजा लो, और नाश्ता ही क्यों, तुम अपनी सहेली के हाथ की बनी चाय का भी मजा लो और बताओ कैसी बनी है। लेकिन जैसे ही उसकी सहेलियों ने चाय पीनी शुरू की तो सबके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। कुछ सहेलियां उल्टी करने लगी और वहीं बाकी सहेलियां जिन्होंने अभी तक चाय पीनी भी शुरू नहीं की थी, उन्होंने चाय वापस रख दी। उनका यह रवैया देखकर रूबी भी हैरान रह गई। उसने तुरंत चाय उठाकर थोड़ी सी पीकर देखी तो जोर से चिल्ला पड़ी, यह आपने क्या किया? आपको इतना भी नहीं पता है चाय में नमक नहीं शक्कर डाली जाती है? कम से कम देख तो लिया कीजिए, आपको तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। तभी रूबी की सहेलियाँ बोली, रूबी, तुमने तो कहा था कि नाश्ता और चाय तुमने बनाया है, फिर नमक भी तुमने ही डाला होगा। तभी किरण जी विनम्र भाव से बहू की सहेलियों से बोली, बेटा, गलती मुझसे हुई है, चाय मैंने ही बनाई थी और ढंग से नज़र न आने के कारण नमक भी मुझसे गलती से डल गया, मुझे माफ़ करना। तभी रूबी की एक सहेली जो बहुत अच्छे स्वभाव की थी उठकर किरण जी के पास आई और बोली, नहीं आंटी जी, आप हमसे बड़ी है तो प्लीज़ माफ़ी तो मत मांगो, छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती है। उसके बाद रूबी ने उन्हें कुछ ना कहना ही उचित समझा। जब उसकी सारी सहेलियां अपने घर चली गई तो रूबी ने तो जैसे घर में तूफान ही खड़ा कर दिया और किरण जी से बोली, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? आखिर आप चाहती क्या हैं? अपनी सहेलियों के लिए मैंने थोड़ा सा काम करने को क्या कह दिया? आपने तो पूरा नमक का डिब्बा चाय में डाल दिया। अगर कुछ नहीं बनाना था तो बोल दिया होता, लेकिन इस तरह मेरी बेइज्जती करवाने की क्या ज़रूरत थी? तभी आर्य भी घर पहुंच गया और वह रूबी की सारी बातें भी सुन चुका था। रूबी, यह क्या तरीका है दादी से बात करने का? आर्य गुस्से में बोला तो रूबी बोली, हाँ हाँ, तुम्हें तो सिर्फ अपनी दादी की चिंता है, मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं। पता है आज तुम्हारी दादी ने क्या किया? मेरी सारी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करवा डाली। एक चाय बनाने को बोला था मैंने इनसे, उसमें भी उन्होंने शक्कर की जगह नमक डाल दिया। तो क्या हुआ रूबी, अब दादी की उम्र हो चुकी है और वैसे भी चाय तो तुम खुद भी बना सकती थी, सारा दोष दादी पर मत डालो। किरण जी बोली, नहीं बेटा, गलती मेरी ही थी। जब से मेरा चश्मा टूटा है मुझसे ही कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो आर्य बोला, आप भी कमाल करती है दादी, आपका चश्मा टूट गया था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो बेटा, मैंने तो बहू को कहा था, लेकिन बहू ने यह कहकर मना कर दिया कि इस बार खर्चा बहुत हो गया है तो पैसे नहीं बचे, अगले महीने में चश्मा बनवा कर ले आएगी। यह बात सुनकर आर्य ने हैरानी से रूबी की ओर देखा तो रूबी अपना बचाव करते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, आखिर हूँ तो इंसान ही, भूल गई इनका चश्मा बनवाना। रूबी, जैसे तुम इंसान होकर गलती कर सकती हो वैसे मेरी दादी भी इंसान है और छोटी सी गलती पर तुम उन पर ऐसे चिल्लाने लगती हो जैसे उन्होंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारे रोज रोज के इस व्यवहार से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। आर्य की बात सुनकर रूबी का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँच गया
और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें तो सिर्फ अपनी दादी की ही नज़र आती है। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहते हुए रूबी गुस्से में तेजी से अपने कमरे में गई और बैग निकालकर अपने कपड़े पैक करने लगी। तभी किरण जी उसके पास आई और हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगी, बहू मेरे कारण तुम दोनों अपनी गृहस्थी क्यों खराब करते हो? यदि तुम्हें मेरी उपस्थिति पसंद नहीं है तो मैं ही वृद्ध आश्रम चली जाती हूँ। तभी आर्य वहाँ आया और बोला, नहीं दादी, आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। यदि इसे आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो वह यहाँ से जा सकती है, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रूबी ने अपना सामान पैक किया और जैसे ही जाने लगी तो आर्य से बोली, अगर तुम चाहते हो कि हमारी गृहस्थी फिर से बसे तो तुम अपनी दादी को वृद्धाश्रम छोड़ देना, मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं तो मैं यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊँगी। ऐसा कहकर रूबी अपने मायके चली गई, लेकिन आर्य ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह इस समस्या का हल चाहता था। आज घर में जो कुछ भी हुआ वह सब देखकर किरण जी बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गई। वो आर्य से बोली, बेटा मैं तुम्हारा बसा बसाया घर नहीं उजाड़ना चाहती, इसलिए कल ही वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। तुम बहू को घर वापस ले आना। आर्य बोला, दादी आप परेशान मत होइए, आप इस घर से कहीं नहीं जाओगी। इस औरत को सीधे रास्ते पर कैसे लाना है यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। किरण जी बोली, बेटा तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे समस्या और बढ़ जाए। कुछ देर बाद आर्य ने कहीं फ़ोन लगाया और कुछ बातें की। उधर रूबी ससुराल से झगड़ा करके अपने मायके आ गई तो उसके माँ बाप को उसकी चिंता सताने लगी, परंतु किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। 2 दिन तक उसकी भाभी ने भी उसकी खूब खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन जब रूबी अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी तो उसकी भाभी ने खाना लगाया। खाने की प्लेट देखते ही रूबी के पिता उसकी भाभी से बोले, बहू सब्जी में तेल बहुत ज़्यादा है, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इसलिए तेल थोड़ा कम डाला करो। तभी उसकी भाभी गुस्से से बोली, पिताजी यह तो आपका रोज का काम है, कभी आपको सब्जी में तेल ज़्यादा लगता है तो कभी चाय में शक्कर और कुछ नहीं तो सूखी रोटी का रोना रोने लगते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज की चिकचिक से, सारा दिन काम में लगी रहूँ, ऊपर से आप लोगों की यह टोका टाकी। और फिर रूबी की ओर देखते हुए बोली, आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, वह अलग, ना तो मुझे प्राइवेसी मिल पाती है और ना ही मैं अपने हिसाब से जी पाती हूँ। अब मुझसे नहीं होती आप सब लोगों की खातिरदारी, मेरी अपनी ज़िंदगी है, अब मुझे आप लोगों से अलग रहना है। रूबी अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गई और फिर बोली, भाभी जरा सी तो बात है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तब उसकी भाभी बोली, दीदी आपके बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह हमारे परिवार का मामला है, आप अपना घर देखिए, आप इस घर में मेहमान हैं तो मेहमान ही बनकर रहे। फिर रूबी गुस्से से बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? इस घर की बेटी हूँ मैं, मेरा भी इस घर पर पूरा हक है। दीदी आपका घर वो है जिसे आप छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हैं। अपनी भाभी को ऐसे बोलते देख रूबी तो उसे देखते ही रह गई। उसे अपनी भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। फिर थोड़ा संयम रख कर रूबी बोली, भाभी लेकिन पापा ने ऐसा भी क्या कह दिया था जो आप इतना भड़क गई और आप अलग रहने की बात कर रही हैं? मुझे तो हैरानी हो रही है, आप तो कभी ऐसी नहीं थी, आप तो हमेशा हंसते हुए सारे घर का काम करती थी और माँ बाबूजी दोनों की खूब इज्जत करती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप पिता समान अपने ससुर के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं? तभी रूबी की भाभी बोली, क्यों इसमें हैरानी वाली क्या बात है? आजकल तो कोई लड़की अपने सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती, सभी लड़कियां अपना अलग परिवार बसाना चाहती हैं। उन्हें अपने पति तो पसंद है लेकिन उसके माता पिता की सेवा करना नहीं चाहती। ज़्यादा दूर क्यों जाना, आप अपने ससुराल में ही देख लीजिए, आपकी दादी सास दिन भर आपके साथ घर के कामों में हाथ बटाती है, लेकिन फिर भी अपनी सास की उपस्थिति आपको घर में इतनी खलती है कि आप उनको वृद्धाश्रम भेजने की जिद लेकर अपने मायके आकर बैठ गई। फिर आप यह सब बातें मुझसे कैसे कह सकती हैं? अपनी भाभी की यह बातें सुनकर रूबी की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी माँ की तरफ देखने लगी।
तभी उसकी माँ ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रख दिया। अपनी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर रूबी हैरान रह गई। माँ, भाभी आप लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है और आप थप्पड़ मुझे मार रही हैं। तभी उसकी माँ गुस्से से बोली, बेशरम लड़की, जब तुम अपनी दादी सास पर चिल्लाती हो, उन्हें इतनी बातें सुनाती हो, यहाँ तक कि उनसे अलग रहने की जिद में उन्हें आश्रम भेजने पर तुली हो, तब तुम्हारा यह विचार कहाँ जाते हैं? जिस इंसान के पैसों से तुम मजे करती हो, उसी इंसान की माँ को तुम जूती की पर रखती हो, उनकी बेइज्जती करती हो, तब तुम्हें इस बात का कोई एहसास क्यों नहीं होता? लेकिन जब वही व्यवहार तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ किया तो तुम्हें अपनी भाभी गलत लगती है। अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार होते देखकर तुम्हें कितना दुख हो रहा है। इतनी बात सुनते ही रूबी की नज़रें शर्म से झुक गई। हमने कभी तुझे गलत संस्कार नहीं दिए, कभी गलत सलाह नहीं दी, लेकिन आज तुमने जो हरकत की है उसके कारण हमारी परवरिश पर सवाल उठेंगे। तेरे ससुराल वाले तो यही सोचेंगे कि तेरी माँ ने ही तुझे अपनी दादी सास को वृद्धाश्रम भेजने की सलाह दी होगी, गलत बातें सिखाई हैं। अरे तेरी भाभी ने कभी हमसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, लेकिन तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी भाभी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अपनी माँ की बातें सुनकर रूबी को एहसास हुआ कि वह इतनी बड़ी गलती कर बैठी है। बहुत देर सोच विचार में बैठी रही। रात हो चुकी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह होते ही रूबी ने अपना सामान पैक कर लिया और अपने ससुराल वापस चली गई। रूबी को देखकर किरण जी हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, रूबी उनके पैरों में गिरकर बोली, दादी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ी थी, जिस कारण मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर बैठी। अब मैं आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। किरण जी ने रूबी के आंसू पोंछे और उसको गले से लगाते हुए बोली, बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आवाज़ सुनकर आर्य भी बाहर निकला। सास बहू को इस तरह गले लगते देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अंदर गया और अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया और उनका धन्यवाद करते हुए बोला, माँ जी, अगर आप जैसे माँ बाप अपने बच्चों की गलत हरकतों पर उनका साथ ना दे, उन्हें इसी तरह सही रास्ते पर ले आए, तो कोई घर परिवार कभी नहीं उजड़ेगा। कहते हुए आर्य की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल हुआ यूँ था कि जिस दिन रूबी घर से झगड़ा करके अपने मायके गई थी, उसी दिन आर्य ने अपनी सासू माँ को फ़ोन करके सारा का सारा हाल बयां कर दिया था और इस मामले में उनसे मदद मांगी थी। रूबी की माँ अपने दामाद और समधन को खूब अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए आज जो कुछ भी रूबी के मायके में हुआ वह सब रूबी के माता पिता और भाभी का सोचा समझा नाटक था, ताकि वह रूबी को सही रास्ते पर ला सके। अब रूबी पहले जैसी नहीं रही थी। वह हंसी खुशी से घर के सारे काम करती और अपने दादी सास की भी खूब सेवा करने लगी थी। आज उनके घर में चिल्लाने की आवाज़ के स्थान पर हंसी टिटोली की आवाज़ें गूंजती है। कुछ दिनों बाद रूबी अपने मायके गई तो उसने वहां जाकर देखा कि उसकी भाभी और माँ दोनों एक साथ ठाके मारकर हंस रही थी। यह देखकर रूबी हैरान थी। तब उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप दोनों तो ऐसे हंस रही है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। तब रूबी की माँ ने उसे सारी बात बताई। यह सब सुनकर रूबी बहुत हैरान थी और उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। वह खुशी से अपनी भाभी और माँ के गले लग गई। दोस्तों, अगर रूबी की माँ की तरह यदि सभी माता पिता समझदारी से काम ले तो बहुत से घर उजड़ने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।